हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। कैसे हैं आप सभी। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास को। चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। कैसे हैं आप सभी। आज हम पढ़ने वाले हैं कन्वर्जेंस ऑफ मोनोटोन सीक्वेंस। ठीक है, एक्चुअली क्या यहाँ पे लाइट गई हुई है तो बस थोड़ा सा हो सकता है लाइटिंग का थोड़ा अजीब सिस्टम लगे, लेकिन ठीक है स्टार्ट करते हैं। तो देखो, कन्वर्जेंस ऑफ मोनोटोन सीक्वेंस का मतलब क्या। मोनोटोन सीक्वेंस में दो तरह की सीक्वेंसेस आती हैं, एक तो आती है मोनोटोन इंक्रीजिंग, दूसरी आती है मोनोटोन डिक्रीजिंग। जब मोनोटोन इंक्रीजिंग और मोनोटोन डिक्रीजिंग सीक्वेंसेस को एक साथ एक सेट के अंदर बंद कर देते हैं तो उसको बोलते हैं सेट ऑफ ऑल मोनोटोन सीक्वेंसेस। ठीक है, तो यहाँ पे बात बेसिकली हो रही है कन्वर्जेंस ऑफ या तो मोनोटोन इंक्रीजिंग सीक्वेंस या फिर मोनोटोन डिक्रीजिंग सीक्वेंस। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। आई होप सो आप सभी को जितना कुछ पढ़ाया जा रहा है वो सब समझ में आ रहा हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहली चीज यहां पे देखो, इसको ए मोनोटोन सीक्वेंस, a monotone sequence is convergent if and only if, चलो एक मिनट रुको, if and only, देखो इसको थोड़ा सा वैसे लिखते हैं प्रॉपरली ना। a monotone इंक्रीजिंग सीक्वेंस, अब देखो मैंने आपको बताया मोनोटोन सीक्वेंस यहाँ दो तरीके की हैं, तो मोनोटोन इंक्रीजिंग या मोनोटोन डिक्रीजिंग, तो दोनों की बात करेंगे। ठीक है, तो ए मोनोटोन इंक्रीजिंग सीक्वेंस a monotone increasing sequence AN is convergent if and only if AN is bounded, if AN is bounded above, and in that case limit n tends to infinity an is equal to supremum of an such that n belongs to natural number। इसको थोड़ा समझाएं, एक्सप्लेन करें, इसको बताइए। देखो हमने आपको पहले ही समझाया था यहां पर। हेलो एवरीवन, हेलो हेलो, ठीक है ना। ओके निष्कर्ष, आप मन लगा के पढ़िए। मैं आपसे निष्कर्ष में आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप न्यू स्टूडेंट है ना तो आप लेक्चर 1 से देखना स्टार्ट करो। आप लेक्चर 1 से देखना स्टार्ट करोगे तो बेसिक स्ट्रांग होंगे और आप जितना अभी सीख रहे हो उससे ज़्यादा बेहतर सीख पाओगे और IIT JEM के एग्जाम में और भी ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करोगे। ठीक है ना। अरे सुप्रीम, अभी बताते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखो मान लो कोई मोनोटोन इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो हमें पता है जो सीक्वेंस होती है हमारी उसको हम रियल लाइन पे एक तरीके से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, मान लो हम अपनी सीक्वेंस AN को मान लीजिए A1 है, अगर ये मोनोटोन इंक्रीजिंग है तो ऑफकोर्स A2 आगे आएगा, फिर A3 आएगा, इस तरीके से लास्ट में AN आएगा एंड सो ऑन इन्फिनिटी। बताइए कितने बच्चों को यहां तक क्लियर है। अब दूसरी चीज, अब मान लीजिए अगर हमसे कहा जाए दिस इज कन्वर्जेंट, तो कन्वर्जेंट की कंडीशन क्या थी, बाउंडेड प्लस यूनिक लिमिट पॉइंट। ठीक है, तो इसलिए यहां पे क्या लिखा है कि AN इज बाउंडेड अबव। अब देखो अगर मेरी सीक्वेंस A1 से स्टार्ट हुई है तो ऑफकोर्स सी बात है ये नीचे की तरफ से तो बाउंड है। क्यों? क्योंकि इसका सबसे छोटा जो टर्म है A1 वो डिफाइन है। बाउंडेड होने का मतलब होता है दोनों तरफ से बाउंड होना। तो मोनोटोन इंक्रीजिंग सीक्वेंस की हमें पीछे से तो कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि A1 से स्टार्ट हो रहा है तो ऑफकोर्स ये यहाँ से बाउंड है। दिक्कत कहाँ पे है, जहाँ ये बढ़ता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक डाउट हो सकता है
कहीं ये बढ़ते 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 इन्फिनिटी की तरफ ना चला जाए। तो बाउंडेड करने के लिए हमें क्या है, हमें यहाँ पे हमें यहाँ पे एक बैरिकेटिंग चाहिए, जो कि हम कह सकें कि कुछ भी हो जाए हमारी सीक्वेंस की टर्म्स इस बैरिकेड से आगे नहीं जाएंगी। एग्जाम्पल देके समझाऊंगा अभी मैं, ठीक है, अभी तो सिर्फ इसको समझो, है ना। तो इन दैट कंडीशन हम क्या करते हैं, अब देखो अगर मैं मान लो यहाँ बैरिकेटिंग मिल गई मुझे, तो हमारी सीक्वेंस कैसी हो जाएगी, हमारी सीक्वेंस बाउंडेड हो जाएगी। तो देखो वही लिखा है बाउंडेड अबव। बाउंडेड बिलो की जरूरत नहीं है यहाँ पे, बाउंडेड बिलो तो ऑटोमेटिकली है, यहाँ पे नीड है जबरदस्ती बाउंडेड अबव होना चाहिए। अबव मतलब ऊपर की तरफ से बाउंडेड, ठीक है। तो ये देखो ये बाउंडेड अबव के लिए है, ठीक है। तो मैं मान के चल रहा हूँ ये कोई बैरिकेटिंग है और ये बाउंडेड अबव की कंडीशन को स्टेबल कर रहा है। अब देखो इन दैट केस अगर मैं n टेंस टू इन्फिनिटी लगाऊं तो an का जो सबसे बड़ा टर्म होगा वही उसकी लिमिट होगी। अब इसको एक एग्जांपल से समझाते हैं, मुझे पता है यहाँ पे थोड़ी दिक्कत आई होगी, इसको एग्जांपल से समझो। एग्जांपल है इसका ये माइनस के 1/n, ठीक है, माइनस के 1/n। अब पहली चीज क्या है, अब देखो ये मैं कह रहा हूं दिस इज, ये कैसा है, दिस इज मोनोटोन इंक्रीजिंग सीक्वेंस। अब आप कहोगे सर ऐसी बात है तो ऊपर वाली कंडीशन इसमें जरा इंप्लीमेंट करके दिखाइए, जैसे जैसे आपने बताई है। तो मैंने कहा देखो हमारी सीक्वेंस हम अगर देख रहे हैं तो ये कहां से स्टार्ट होगी, -1 से, क्योंकि मैं n की वैल्यू क्या रखूंगा, माइनस के 1 2 3, तो -1 -1/2 -1/3 -1/4। तो मैं देख रहा हूं ये -1 से स्टार्ट हो रही है, नेक्स्ट टर्म क्या है -1/2, उसके अगला क्या है -1/3, उसके अगला क्या है -1/4। तो ठीक है, अब भाई पीछे से देख रहा हूं, पीछे इसका ये -1 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है ना, एक तरीके से ये -1 से स्टार्ट हो रही है। तो मुझे इसके लोअर बाउंड की जरूरत नहीं है, मतलब ये पीछे से बाउंडेड है। मुझे ये इंश्योर करना है कि यहाँ पे कोई ऐसा एक बैरिकेटिंग मिलना चाहिए जो कि इसको क्या करे, बाउंडेड अबव घोषित कर दे। तो मैं देख रहा हूं कि अगर मैं n की वैल्यू इन्फिनिटी पे भी जाऊंगा तो ये 0 को पार नहीं करेगा, ये 0 के पास पहुंचने की कोशिश करेगा, लेकिन एग्जैक्ट 0 नहीं होगा, ना 0 को पार करेगा। तो इसका मतलब दिस इज बाउंडेड अबव, ऑफ कोर्स दिस इज बाउंडेड अबव। और इस केस में अगर हमसे कोई कहे सुप्रीमम ऑफ n टेंस टू इन्फिनिटी an इज व्हाट, सॉरी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an इज इक्वल टू व्हाट, सुप्रीमम ऑफ an। अब मैं देख रहा हूं कि सुप्रीमम कितना आ रहा है, 0। कितने बच्चों को क्लैरिटी बताइए। अभी सुप्रीमम इन्फीमम दोनों की दोनों आएंगे यहाँ पे, अभी सुप्रीमम और इन्फीमम दोनों की दोनों चीजें आएंगी, इनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन अभी तो इसका मोटा मोटा मतलब समझ लो कि सुप्रीमम का मतलब क्या होता है, भाई हमारी सीक्वेंस का ऐसा टर्म जो मैं कह सकता हूं कि उससे बड़ा टर्म नहीं आएगा। बताइए बताइए, यहां तक क्लैरिटी है। तो सुप्रीमम कितना है, सुप्रीमम 0, इन्फीमम कितना, -1। मुझे बताइए यहां तक क्लैरिटी है। आराम से सोचिए समझिए और फिर मुझे बताइए क्या यहां तक क्लैरिटी है। किसी बच्चे को दिक्कत परेशानी है तो बेझिझक पूछ सकता है, बता सकता है, ठीक है ना। ओके बताइए। ठीक है ना। बताइए किसी बच्चे को यहां तक कोई दिक्कत परेशानी। सुप्रीमम और इन्फीमम में आगे भी पढ़ाऊंगा, वो पढ़ाऊंगा आगे। ये तो सिर्फ एक तरीके से ये सिर्फ और सिर्फ एक टर्म है जो यहाँ पे यूज हो रही है। अब एक्चुअल देखो यहाँ से स्टार्ट होगा, ये तो बस मैंने आपको ये डेफिनेशन समझाई है तो इसलिए मैंने इसका इस्तेमाल कर लिया, एग्जाम्पल दे दिया, ठीक है। अब इसके एक्चुअल एग्जाम्पल तो भी आएंगे। एक्चुअल एग्जाम्पल मोनोटोन सीक्वेंस की कन्वर्जेंस की बहुत ईजी है। इसी तरह देखो जैसे ऊपर वाला लिखा ना, अगर वैसे ये लिख सकता हूँ, ए मोनोटोनिकली
डिक्रीजिंग सीक्वेंस, a monotonically decreasing sequence an is convergent. अब कन्वर्जेंट होने के लिए जरूरत क्या होती है? बाउंडेड प्लस यूनिक लिमिट पॉइंट. तो कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ. अब मुझे पता है मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है तो अपर बाउंड की जरूरत नहीं है मुझे, इसका बाउंडेड अबव तो होगा. ये डिक्रीजिंग मतलब A1 से फिर नीचे जाने की कोशिश करेंगे तो नीचे जाते जाते कहीं माइनस इन्फिनिटी पे ना पहुंच जाए, तो वो डर रहेगा. तो इसको बाउंडेड करने के लिए क्या करूंगा? ये बाउंडेड बिलो होना चाहिए. ठीक है, ओके. इफ एंड ओनली इफ an is bounded below. ठीक है, and in that case limit n tends to infinity an is equal to infimum of, मतलब सबसे छोटा पार्ट आपकी सीक्वेंस का. ठीक है, याद है सब बच्चों को दिक्कत परेशानी? ठीक है ना. बाउंडेड का मतलब होता है, बाउंडेड बिलो का मतलब नीचे की तरफ से, और अबव का मतलब ऊपर की तरफ से. बिलो का मतलब होता है नीचे की तरफ से, बाउंडेड बिलो का मतलब नीचे की तरफ से बाउंडेड. दिस इज बाउंडेड बिलो. और जो ऊपर की तरफ से बाउंडेड करते हैं इसको बोलते हैं बाउंडेड अबव. ठीक है, ये होता है. अब एक काम करते हैं, ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन. इसके क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं. अब इसके क्वेश्चंस करना सिखाता हूं मैं आपको. ठीक है, तो देखो, अच्छा मुझे एक बात बताओ, मान लीजिए अगर कोई सीक्वेंस आपकी कैसी है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, तो मुझे बताइए आपको नहीं लगता उसकी ये प्रॉपर्टी बिल्कुल की अगर an+1 माइनस an कर दिया तो इट शुड बी ग्रेटर एंड इक्वल 0. ये किसकी प्रॉपर्टी है? मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग की. ठीक है. नंबर 2, अगर an+1 माइनस an कर देते हैं, इट इज लेस एंड इक्वल 0, इम्प्लाइज ये क्या हो जाएगा? मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस. बताइए ये कितने बच्चों को बात समझ में आई? बताओ, ये तो आसान था ना. अभी क्वेश्चन करें इसका, बताइए. अभी क्वेश्चन करते हैं मेरे यहां पे. अब देखो क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन है ये, सपोज कीजिए a1 इज इक्वल टू 1. ठीक है, और an+1 इज इक्वल टू an+2. मानते हो? फॉर ऑल n इज ग्रेटर एंड इक्वल, n की वैल्यू कैसी होनी चाहिए भाई? 2 से बड़ी होनी चाहिए. n की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी होनी चाहिए. सॉरी, n की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी होनी चाहिए. n की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी होनी चाहिए. बताओ कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सॉल्यूशन देखिए इसका. सो अब देखो यहां पे समझने वाली बात यह, फर्स्ट टर्म क्या है? a1 इज व्हाट? a1 इज 1. a2 इज व्हाट? a2 इज √3. a3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? √3+2. आप देखिए ये सीक्वेंस कैसी है, इससे क्या पता लग रहा है? ये है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस. अभी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है. अब मैं मान के चल रहा हूं कि लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी an+1 किस पे जा रहा है? l पर जा रहा है. देखो मैं कह रहा हूं मैं कह रहा हूं लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी an कहां जा रहा है? l पर जा रहा है. और आप देखो अगर मैं an इनफाइनाइट टर्म्स पे, अब मैं कह रहा हूं अगर देखो अगर ये कन्वर्जेंट है ना, और अगर an हमारा l पर जा रहा है तो an+1 भी कहां जाएगा? बताइए मुझे. तो उस कंडीशन में लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी an+1 भी कहां जाएगा? वो भी l पर चला जाएगा. जैसे ये था एग्जांपल. बताओ यहां पे मैं देख रहा हूं, यहां पे कोई कहे भाई a इन्फिनिटी कहां जा रही है? 0 पे जाने की कोशिश कर रही है. फिर कोई मुझसे पूछे अच्छा तो a∞+1, भाई वो भी 0 पे जाने की कोशिश कर रही है. तो इसी तरीके से यहाँ पे अगर an l पर जा रहा है तो an+1 भी l पर जा रहा होगा. तो मैं इसको कहां रख दूंगा? इस वाली इक्वेशन में. तो यह आ जाएगा l इज इक्वल टू √l+2.
ये आ जाएगा एल स्क्वायर माइनस के एल माइनस के टू इज इक्वल टू 0। तो यहाँ एल की अगर वैल्यू सीधेधाराचार्य से निकालता हूँ तो एल की दो वैल्यू आ जाएंगी, एल इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस रूट 21/2। बताइए, तो यहाँ पे देखो एल की दो वैल्यूज आएंगी, एक वैल्यू कौन सी होगी 1 प्लस रूट 21/2 और एक वैल्यू होगी 1 माइनस रूट 21/2। बताइए भाई, एल की दो वैल्यूज निकल के आएंगी, एक तो ये और एक ये। अब अपनी सीक्वेंस को जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे अब अपनी सीक्वेंस को जरा ध्यान से देखो, सीक्वेंस कहां से स्टार्ट हुई है 1 से, और कहां जा रही है, ये आगे की तरफ जा रही है। तो आपका जो लिमिट है वो कहां मिलना चाहिए, वो 1 से वो आगे मिलना चाहिए। आपको बताओ, आपका जो लिमिट पॉइंट है वो आपको 1 से आगे मिलना चाहिए। अब जरा ये देखो, ये कैसा नंबर है बताइए, मैं साफ साफ देख पा रहा हूं, दिस इज नेगेटिव नंबर, दिस इज अ नेगेटिव नंबर। अब अगर ये नेगेटिव नंबर है तो ये कहां होगा, ये पक्का यहां कहीं बैठा होगा, और अगर ये यहां बैठा तो ये लिमिट पॉइंट तो बिल्कुल नहीं हो सकता, तो ये कैंसिल हो जाएगा। पॉसिबिलिटी क्या बची, ये। तो आप बताइए इसकी लिमिट क्या हो गई। सो ए एन इज कन्वर्जेंट टू 1 प्लस रूट 21/2। कितने बच्चों को बात समझ में आई जरा बताओ। सारे के सारे क्वेश्चन इसी तरीके से होंगे। देखो ये पता है, ये एक तरीके का पैटर्न है, ये पैटर्न है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बस 2 की जगह कभी 3 आ जाएगा, कभी 5 आ जाएगा, कभी 7 आ जाएगा। डिट्टो यही मेथड चलने वाला है। क्या रूट गलत आ रहा है? ओके रुको। अच्छा ओके, अच्छा ठीक है, रूट गलत निकाल दिया। अच्छा आपने बता दिया, रुको। मैंने जल्दीबाजी में कहीं किसी और का कर दिया। ये आ जाएगा l माइनस 2 l प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक तो आएगा यहाँ पे l की जो वैल्यू होगी, एक तो आएगी -1 और एक आएगी +2। ओके सॉरी। अब मैं देख रहा हूं कि मुझे किससे खतरा है, मुझे खतरा है इस -1 से, क्योंकि -1 कहाँ आएगा, यहाँ इधर की तरफ। तो -1 तो हो नहीं सकता, तो हो आंसर क्या निकला, आंसर निकला 2। सो 2 इज माई आंसर। अच्छा वो आप लोगों ने बता दिया, अच्छा अभी ठीक है। मैंने इधर देखा नहीं कमेंट सेक्शन की तरफ। ठीक है विशाल, सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर वाले बच्चे कैसे कर सकते हैं प्रिपरेशन, वो बहुत जल्दी हम उस पर एक सेशन बनाएंगे। देखो हमारा क्वेश्चन था ये कि हमें फर्स्ट टर्म दी हुई थी और n+1 और nth टर्म के बीच में रिलेशन दे दिया, जिससे मैं a2 की वैल्यू निकाल सकता हूँ। a2 की वैल्यू कैसे निकालूंगा, n की वैल्यू 1 रखे, a2 इज इक्वल टू √a1 + 2, तो a1 की वैल्यू 2 है, तो यानी a2 कितना आ जाएगा, √1 + 2 यानी कि √3। इसी तरह a3 की वैल्यू। तो मुझे यहाँ से ये पता लग गया सीक्वेंस कैसी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। चलो अच्छी बात है। अब मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि जो an है वो l पर जाएगा। अगर an l पर जाएगा तो an+1 भी l पर जाएगा। इसको कैसे समझना है, इसको ऐसे समझो, जैसे ये एक क्वेश्चन था ना, ये वाला -1/n। तो हमसे कोई कहे a∞ कहाँ जा रहा है, 0 पे जा रहा है, और फिर दूसरा बच्चा पूछे अच्छा तो a∞ +1 कहाँ पे जा रहा है, तो भाई इन्फिनिटी में +1 ऐड करोगे तो उस पर कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। वो a∞ के जितना ही काउंट होगा तो वो भी कहाँ जाएगा, 0 पे जाने की कोशिश करेगा। तो बस वही चीज़ यहाँ पे लगा दी मैंने कि अगर an मेरा l पर जाने की कोशिश करेगा तो an+1 भी n टेंस टू इन्फिनिटी पे l पर जाने की कोशिश करेगा। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने यहाँ पर an+1 की जगह मैंने क्या किया, यहाँ पे an+1 की जगह l रख दिया और यहाँ an की जगह l रख दिया। तो ये क्या आ जाएगा, l इज इक्वल टू √l + 2। ये आ जाएगा l² - l - 2 l - 2 इंटू l + 1। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी निकल गई, -1 -2। अब आप लोगों में से आप लोग काफ़ी सोच रहे होंगे कि सर आपने ये पता क्यों किया मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। वो इसलिए किया क्योंकि मुझे पता था फर्स्ट टर्म अगर 1 आएगा तो बाकी के टर्म क्या होंगे, इससे आगे की तरफ आएंगे, बाकी के टर्म क्या होंगे, इससे आगे की तरफ आएंगे, और बाकी के टर्म अगर इससे आगे की तरफ आएंगे तो ऑफकोर्स पीछे की तरफ तो कुछ मिलने का है नहीं। तो जो -1 है वो 1 के पीछे आता है, तो इसलिए ये पॉसिबिलिटी कैंसिल। तो पॉसिबिलिटी क्या बची, सिर्फ +2। तो +2 तो ये कहाँ कन्वर्ट करेगा, +2 पे कन्वर्ट करेगा। बताइए मुझे कितने बच्चों को बात समझ में आ गई है कि इसकी वैल्यू कैसे निकालनी है।
हाँ, वन वेरिएबल आज फिनिश हो जाएगा, वन वेरिएबल आज फिनिश हो जाएगा, ठीक है ना। फिर फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल और भी ज्यादा इजी है। वन वेरिएबल कितना 25 लेक्चर चला है ना, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल मुश्किल से 12 या 13 लेक्चर चलेगा सिर्फ। फिर इंटीग्रल कैलकुलस चलेगा थोड़ा, शायद 18 लेक्चर के आसपास। आपका सिलेबस खत्म होने वाला है, पता है आप लोगों को। जो बच्चे हमसे स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं ना, उनके लिए खुशखबरी, सिलेबस खत्म होने वाला है बहुत जल्दी। वन वेरिएबल खत्म हो गया, अभी सेवरल वेरिएबल 10 या 12 लेक्चर का बचा हुआ है, मतलब 10 या 12 लेक्चर का ही सेवरल वेरिएबल है, वो भी खत्म हो जाएगा। चलो मुझे बताओ, ये यहां तक समझ में आया? ओडी है, ओडी, पीडी नहीं है, सिर्फ ओडी है। बताइए। कोई बात नहीं, जो बच्चे लेट ज्वाइन हुए हैं ना, उनके लिए, उनको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल लास्ट तक। देखो आप लोग लेट जरूर हो, लेकिन अकेले नहीं हो, ठीक है। अंत तक लड़ेंगे, आईआईटी पास करेंगे, क्या दिक्कत है। अगली दिवाली आईआईटी मंडी में, मतलब आईआईटी मंडी नहीं, सॉरी, अगली दिवाली आपकी जो जो आपको आईआईटी कॉलेज मिलेंगे वहाँ मनाना आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस टेंशन फ्री होकर पढ़ो। बताइए, यही तो बात है रजत, यही तो बात है। यहाँ पे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे एक बाउंड मिल जाएगा, वहाँ से आगे वैल्यू नहीं जाएंगी, तो वो बाउंड कौन सा होगा? +2। तो आप कितना भी ऐड करते चले जाओ, उसकी वैल्यू +2 से कभी बड़ी नहीं होनी है, ठीक है ना। अभी कुछ दिनों के लिए ग्रुप 3 क्लास मैंने बंद कर रखी है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। अब आपको कोई ये कह दे, चलो मैंने क्वेश्चन ये दे दिया नेक्स्ट, ये तो a1 = 1 और an+1 = √an+5 फॉर ऑल n is greater than equal to, या फिर n की वैल्यू स्ट्रिक्ट लेस ग्रेटर than equal 1। चलो ये ठीक है, ठीक है। चलो n की वैल्यू क्या है? स्ट्रिक्ट ग्रेटर देन इक्वल 1 है। बताइए मुझे, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए किसी को भी, ठीक है। हमसे कोई कहे भाई ये काम करो, इसके लिए फाइंड आउट करो इसकी लिमिट कहाँ जा रही है ना, इसकी लिमिट क्या होगी। चलो फिर, तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ a1 की वैल्यू कितनी है? 1। a2 की वैल्यू कितनी है? √6। a3 की वैल्यू कितनी है? √6 + 5। बताइए कोई दिक्कत परेशानी? बताइए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी? अब मुझे पता लग गया कैसी है ये सीक्वेंस है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, इंक्रीजिंग है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। इस ऊपर अपसाइड एरो का मतलब होता है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, जो मेरी तरफ से मैं यूज करता हूं, ठीक है। अब इसके बाद, हाँ जी, इसके बाद क्या करना है? इसके बाद अब मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि ये इन्फिनिटी n टेंस टू इन्फिनिटी बाई l पर जा रहा है, तो मैं इस पर क्या लिख सकता हूँ? l = √l+5। अब देख रहे हो अब कितनी स्पीड आ गई, मैंने ये मेंशन ही नहीं किया। पहले तो मैंने समझाया था बच्चों की तरह, ये n टेंस टू इन्फिनिटी an l पर जा रहा है, an+1 भी l पर जा रहा है। अब मैं कह रहा हूँ आप लोग इतने समझदार हो, आपको जरूरत ही नहीं है समझने की, आप लोग पहले ही आपको बता दिया गया है। तो ये कितना आ जाएगा? l² - l - के 5 = 0, ठीक है। तो इसमें l की वैल्यू क्या आ जाएगी? इसमें l की वैल्यू आ जाएगी 1 ± √1 + 20/2। बताइए, यहां तक क्लैरिटी है? यहां तक क्लैरिटी है? अब देखो इसके बाद इसका मतलब कितना हो गया? इसका मतलब हो गया 1 ± √21/2। अब मुझे पता है मेरी सीक्वेंस कैसी है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, यानी 1 से ऊपर की तरफ जाएगी ये। लेकिन यहाँ पे मेरे को दो लिमिट पॉइंट मिल रहे हैं, एक तो मिलेगा 1 - √21/2 और एक मिलेगा 1 + √21/2, ठीक है। अब मैं देख रहा हूँ ये तो नेगेटिव है,
अब मैं देख रहा हूँ मेरी सीक्वेंस कैसी है, वो 1 से आगे की तरफ जा रही है, तो 1 से आगे की तरफ नेगेटिव नंबर तो आते नहीं है, तो ये पॉसिबिलिटी कैसी हो जाएगी, ये कैंसिल आउट हो जाएगी, तो बचेगी कौन सी, ये सिर्फ ये पॉसिबिलिटी। तो यानी कि आपका जो ए एन है वो कहाँ कन्वर्जेंट हो रहा है, 1+√21/2, तो ये आपका आंसर। बताइए कोई दिक्कत परेशानी बताइए। एक टिफर का क्वेश्चन देखोगे, बताओ। बताइए। बताइए। बिल्कुल अर्चना, अभी भी प्रिपरेशन स्टार्ट करने पे हो सकता है सिलेक्शन। मैंने लास्ट 3 महीने में किया था। आप सभी बच्चों को बताना चाहता हूँ, जो मेरी प्रिपरेशन थी पता है कब स्टार्ट हुई थी, नवंबर दिसंबर जनवरी। मेरे पास थे नवंबर दिसंबर जनवरी, लास्ट के 3 महीने में, नवंबर दिसंबर जनवरी लास्ट के 3 महीने में प्रिपरेशन करी थी मैंने। ठीक है ना, प्लीज 1 मिनट रुकिए। हेलो जी मौसा जी, नमस्ते। तो फिर मैं कब मिलूँ? जी ठीक है जी, मैं इंतज़ार करता हूँ जी। ओके जी ठीक है, मैं इंतज़ार कर लूँगा आपका। ठीक है, नमस्ते मैम। जी जी बिल्कुल, मैं कॉल कर लूँगा आपको। जी जी मौसा जी, जैसा आप ठीक समझे। जी, मैं बस अभी क्लास ले रहा था, मैं क्लास के बाद फिर बात करता हूँ आपसे। जी ठीक, चलिए स्टार्ट करें। अच्छा, पता आप लोगों के लिए कुछ नया प्लान किया जा रहा है। स्ट्रेटेजी बता दूंगा मैं स्ट्रेटेजी बता दूंगा। अभी आप लोगों के लिए पता है कुछ नया प्लान किया जा रहा है। तो पहले चलो मैं पढ़ा देता हूँ, फिर उसके बाद बताऊंगा। टिफर का क्वेश्चन कराते हैं आपको, ठीक है ना। एक क्वेश्चन जो कि टिफर का है, तो देखो टिफर का क्वेश्चन देखो, टिफर में क्वेश्चन कैसा आता है। जो बच्चे टिफर के बारे में नहीं जानते बताना चाहता हूँ, ये होता है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, बहुत बड़ा कॉलेज है, बहुत नामी गिरामी, आईआईटी से तो बहुत ऊपर लेवल का क्वेश्चन को, आईआईटी के लेवल से बहुत ऊपर का कॉलेज है, ठीक है ना। जिन बच्चों को आईआईटी बॉम्बे में होता है उन लोगों में कॉम्पिटिटिव, मतलब जो समझ लो आईआईटी बॉम्बे और टिफर में से अगर ऑप्शन मिले तो आईआईटी टिफर वाला ज़्यादा सही रहता है, ठीक है ना। आप लोगों के लिए एक नई चीज़ है, सुनोगे क्या, बताओ। पता है एक चीज़ अच्छी हुई है कि जैसे कि मेरा इनिशिएटिव है ना, कि मैं जितना हो सके आपको और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पढ़ा सकूं, एक इनिशिएटिव है हमारी तरफ से। तो मैं देख रहा हूँ काफ़ी लोग हमारी मदद के लिए आगे आए हैं, तो एक सज्जन हैं, तो उन्होंने क्या है, उन्होंने हमें एक चीज़ उन्होंने मुझे कुछ सजेस्ट किया, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना आप लोगों से पहले सजेशन ले लूँ। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप लोगों को मैं जो भी पढ़ाता हूँ वो सब समझ में तो आता है ना, बताइए। बिल्कुल सही सिराजुल, आपने बिल्कुल सही चीज़ पकड़ी। अगर डिक्रीजिंग होती तो मैं पीछे वाला नेगेटिव वाला लेता। वेरी गुड। अच्छा आप लोगों को पता है आप लोगों को इतना ज़्यादा समझ में क्यों आता है मेरा पढ़ाया हुआ, क्योंकि मैं क्वेश्चंस बहुत करवा देता हूँ आपको। मैं जब क्वेश्चन इतने ज़्यादा करवा देता हूँ तो आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लैरिटी आ जाती है कि हाँ ठीक है कैसे इंप्लीमेंट हो रही है चीज़ें। सही बात है ना। तो अभी क्या है ना आप लोगों के लिए, मतलब अभी जैसे मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी बुक्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, मतलब कैसे कहने का मतलब ये है कि कुछ बुक्स ऐसी हैं जो आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से लेते हो, हज़ार 2,000 रुपये के मॉड्यूल देते हैं वो आप लोगों को। क्यों? तो उस चीज़ पर रोकथाम लगाने के लिए ना, कहीं ना कहीं कुछ लोग हैं जो कि मदद करने के लिए आगे बढ़े हैं, ताकि आप लोगों को किसी कोचिंग से मॉड्यूल खरीदने की ज़रूरत ही ना पड़े, सब चीज़ आपके लिए अवेलेबल हो पाए।
ऑप्शन डी 1+√29/2। ये बताओ विच ऑफ द करेक्ट आंसर। अब मैं क्या देख रहा हूं, अगर मैं इसको थोड़ा सा ठीक से लिखूं, देखो अगर मैं इसका सॉल्यूशन अब लिखना स्टार्ट करूं तो मैं देख रहा हूं कि a1 की वैल्यू अगर मैं लिखता हूं √7 है ना, तो आप बताओ an+1 इज इक्वल टू वॉट, √7 + an। आप बताओ कुछ ऐसा रिलेशन नहीं दिख रहा आपको इसमें, बताओ सच दैट n की वैल्यू कैसी है, n इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर इक्वल 1। बताओ मुझे बताइए, आपको कोई ऐसा रिलेशन नहीं दिख रहा यहाँ पे, बताओ। अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ये रिलेशन है, लेकिन मुझे पता लग रहा है ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, मुझे साफ दिख रहा है ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है ना, कि मुझे साफ दिख रहा है कि जो an है, an इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर मान लीजिए लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी an इज इक्वल टू l, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी an+1 इज इक्वल टू l, तो मुझे बताओ ये क्या हो जाएगा, l इज इक्वल टू √7 + l, l² - l - 7 इज इक्वल टू 0। बताइए अब मैं जब इसके रूट निकालूंगा तो ये कितना आ जाएगा, l इज इक्वल टू 1 ± √29/2। ठीक है, अब इसकी दो पॉसिबिलिटी है, 1 - √29/2 और एक पॉसिबिलिटी कौन सी है, 1 + √29/2। अब मुझे पता है ये सीक्वेंस √7 से स्टार्ट हो रही है, उसके आगे जाएगी, तो नेगेटिव नंबर तो कभी भी कन्वर्जेंट हो ही नहीं सकता इसका। आप बताओ कन्वर्जेंट का मतलब क्या होता है, कन्वर्ट के रियल लाइन पे मैंने यहाँ √7 बनाया, फिर आगे फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और nth टर्म जाके कहीं जाके रुक गई, तो ये होता है कन्वर्जेंट। किसी फाइनाइट नंबर पे जाके ये रुक गई, यहाँ से आगे नहीं जा रही अभी सीक्वेंस। लेकिन अगर ये इंक्रीजिंग है तो ऑफकोर्स मुझे जो मिलेगा नंबर वो √7 से आगे होगा, तो ये तो नेगेटिव नंबर है, तो ये पॉसिबिलिटी कैंसिल और ये पॉसिबिलिटी एक्सेप्ट हो जाएगी। इसका मतलब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ साफ साफ कि an इज कन्वर्जेंट टू 1 + √29/2। बताइए यहां तक क्लैरिटी है, कितने बच्चों को समझ में आया ये बताओ। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यहां कुछ भी नहीं है ना, ओहो, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। कैसा लगा क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन टफ था, बताइए मुझे, क्या ये क्वेश्चन कहीं से भी टफ था, बताइए। आगे बढ़ते हैं। बताइए, मैं आने वाले टाइम में पीएचडी करने से अच्छा है कि मैं इसी पे फ्री एजुकेशन पे ध्यान दूं। बताइए बताइए, ये टिफर का क्वेश्चन है, आपको पता है बच्चे क्यों सॉल्व नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको पढ़ाया नहीं जाता है। आप सोचिए, इसको कोई सॉल्व नहीं कर पाएगा तो उसका रीजन क्या, उसको ये पढ़ाया नहीं गया होगा, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं होता क्या है, मॉरल डाउन हो जाता है। तो इजी क्वेश्चन, जब मॉरल डाउन होता है ना इंसान का, तो इजी क्वेश्चंस होते हैं वो भी नहीं होते हैं। जिंदगी की छोटी छोटी परेशानियां इतनी बड़ी बड़ी हो जाती है कि इंसान हताश हो जाता है। जब इंसान का मॉरल डाउन होता है तो वो सबसे ज़्यादा कमज़ोर होता है। इंसान सबसे ज़्यादा कमज़ोर कब होता है, उसका मॉरल डाउन होता है। मैथमेटिक्स में भी यही होता है, अगर आपको प्रॉपरली चीज़ें पढ़ाई नहीं गई हैं तो बेशक आपका दिमाग बहुत तेज़ हो, लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं मात खा जाओगे।
चलिए आगे बढ़े, अब आगे बढ़ते हैं। ओके, अब यहां से आगे नई चीज आएगी, पीक ऑफ सीक्वेंस, ठीक है ना। अब मैं यहाँ, अब देखो यहाँ एक छोटी सी टर्म है, उसको मैं सिखाने वाला हूं। तो पीक ऑफ सीक्वेंस, तो अब यहाँ से देखो ये, अभी इसको, अभी तो और लंबाई है मोनोटोन वाला, अभी तो और लंबा है, ठीक है ना। अभी यहाँ से एक नई चीज आती है, पीक ऑफ सीक्वेंस। पीक ऑफ सीक्वेंस, ठीक है। अब देखो फॉर ए सीक्वेंस, अभी पीक ऑफ सीक्वेंस समझाने के बाद मैं आप लोगों को एक गुड न्यूज़ देने वाला हूं, ठीक है, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोगों के लिए, जो लोग मदद के लिए आगे आए हैं, उन्होंने मेरे आगे कुछ प्रस्ताव रखे हैं अच्छे अच्छे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अवेयरनेस क्रिएट की जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पढ़ने के लिए मोटिवेट किया जा सके, ठीक है ना। और जो बच्चे बहुत ज़्यादा, मतलब जो बच्चे महंगी महंगी कोचिंगों में नहीं पढ़ सकते, उनका भला हो सके। अब देखो, पीक ऑफ ए सीक्वेंस, ए if am is greater than equal an for all n is greater than, देखो इसकी अब पीक का मतलब क्या, पीक का मतलब ये है कोई am mth टर्म है ना, mth टर्म a ऑफ, हाँ तो देखो कोई सीक्वेंस an है ना, तो उसका जो an का mth टर्म है, इसको ऐसे समझो, चलो इसको am ही लिख देता हूँ पूरा, ठीक है ना। am का मतलब है mth टर्म ऑफ an, mth टर्म ऑफ an is said to be a peak of sequence this if जो am है उसकी वैल्यू बड़ी है बाकी सारे के सारे टर्म्स के कंपैरिजन में। जैसे मान लीजिए आपको एग्जांपल दे दिया 1 1 1 1, तो बताइए आपसे कोई कहे इसकी पीक क्या होगी। मैं देख रहा हूं कि कोई भी टर्म है वो 1 से बड़ी नहीं जा रही, तो पीक क्या है इसमें, पीक है 1। कितने बच्चों को बात समझ में आई बताइए। इसमें पीक क्या है, पीक है 1। अब देखो नेक्स्ट, अब यहां पे कोई आपको दे दे 1 1/2 1/3 1/4, तो यहाँ पे पीक क्या है बताओ। अब मैं देख रहा हूं कि यहाँ पे मुझे एक, अगर मैं 1 को पकड़ लेता हूँ, बारह के साथ बाकी सारे के सारे एलिमेंट कैसे हैं, बाकी सारे के सारे टर्म्स, एलिमेंट नहीं टर्म्स, अगर मैं फर्स्ट टर्म को पकड़ लेता हूँ उसकी वैल्यू 1 है, तो बाकी सारी की सारी टर्म्स फर्स्ट टर्म से कैसी हैं, छोटी हैं, तो इसकी पीक की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। नेक्स्ट 1 2 3 4, तो बताइए इसकी पीक क्या हो जाएगी। अब मैं देख रहा हूँ यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि 1 मेरी पीक हो सकती है, तो 1 से बड़ा वैल्यू 2 मिल रहा है। मैं सोचूं अब 2, क्या मैं 2 को पीक बना सकता हूँ, तो भाई 2 से बड़ा नंबर 3 मिल गया। मैं सोचूं सर मैं 3 को पीक बना लूँ, तो 3 से बड़ा नंबर 4 मिल रहा है। इसी तरह पहुँचते 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 ये सिलसिला कभी खत्म ही नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या बोलूँगा मैं, पीक डजंट एग्जिस्ट, पीक डजंट एग्जिस्ट। इज दैट थिंग क्लियर, बताइए यहां तक सबको क्लियरिटी है, पीक डजंट एग्जिस्ट। बताइए किसी बच्चों को दिक्कत परेशानी, खत्म, इतना सा था ये टर्म। अब देखो अब रिजल्ट पे आते हैं, ठीक है ना। ये बीच में सिर्फ ऐसा था कि थोड़ा सा जैसे चाय बिस्किट होता है ना, इवनिंग स्नैक्स होती हैं, ये कुछ वैसा था, इजी है, समझ में आ गया, ठीक है। अब वापस आते हैं मोनोटोन सब सीक्वेंस पे। अब देखो मैंने आपको मोनोटोन सीक्वेंस की कहानी तो सिखा दी, ठीक है ना। कहां पे,
इसका मतलब ये है कि जो n है वो, अरे यार इसका मतलब ये है कि मान लो जी सीक्वेंस है, जैसे 1 है, A1 है, ठीक है ना। अब मैं यहाँ देखो, इसका मतलब ये है कि जो जो m है, ये टर्म बेशक बड़ा है लेकिन जो नंबर छोटा हो सकता है। कहने का मतलब है कि अगर मान लो m से बड़े नंबर ले लिए, जैसे ये A1 है, चलो मैं यहाँ सिखाता हूँ कैसे लिखा है मैंने ये। अब जैसे मैं ये देख रहा हूँ A1 है, A1 इज ग्रेटर एंड इक्वल ऑल an, फॉर ऑल, यानी 1 की वैल्यू, और चाहे n में कैसा भी ले लूँ, n चाहे मैं बड़ा ले लूँ 1 से, कोई दिक्कत नहीं है। देखो n की वैल्यू, अब आप देखो a1 का a1 जो टर्म है विच इज ग्रेटर देन an, और n की वैल्यू चाहे मैं 1 से कितनी भी बड़ी ले लूँ, लेकिन बट स्टिल ये सारे के सारे n के लिए ये कंडीशन होल्ड करेगी। तो उस कंडीशन में a1 को क्या बोलूंगा, a1 इज माई पीक, तो वही ये है। अभी समझ में आया मैंने ऐसा क्यों लिखा है इसको, बताइए रजत, अभी समझ में आया मैंने क्यों लिखा है इसको? क्योंकि दुर्गा इन्फिनिटी की इमेजिनरी नंबर होता है, इन्फिनिटी है ना, इन्फिनिटी इज अ इमेजिनेशन, कि हाँ मैं ठीक है, मतलब हम चलते जा रहे हैं, सफ़र कभी ख़त्म नहीं हो रहा है हमारा रियल लाइन पर, बट स्टिल एक स्टॉप आएगा, उसको हम इन्फिनिटी बोलेंगे, बट वो कोई स्टॉप कभी आता नहीं है, चलती चली जाती कहानी, चलती चली जाती है। तो हम मान के चलते हैं सफ़र, हमें पता है कि इन्फिनिटी कुछ होता नहीं है, एक एंडलेस पाथ होता है इन्फिनिटी, लेकिन फिर भी हम इमेजिन करके चलते हैं कि इस पाथ का कहीं ना कहीं कोई ना कोई एंड है रियल लाइन पे, तो उसको इन्फिनिटी नाम दे दिया है। इसलिए हम इन्फिनिटी का जैसे ही जिक्र आता है हम कहते थे डजंट एग्जिस्ट। अभी समझ में आया, बताइए, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े। अब देखो नेक्स्ट, अब यहाँ पे एक रिजल्ट कराते हैं। रिजल्ट है every sequence has monotone subsequence। इसका मतलब है आपकी सीक्वेंस कैसी भी हो, चाहे वो कन्वर्जेंट हो चाहे ना हो, इंक्रीजिंग हो डिक्रीजिंग हो ऑसिलेटिंग हो, उसके पास एक मोनोटोन सब सीक्वेंस हमेशा मिलेगी। बताइए यहां तक ये रिजल्ट समझ में आया? इसका एग्जांपल दिखाता हूं, इसके प्रूफ में कुछ नहीं रखा, इसका एग्जांपल दिखाता हूं। कोई आपसे कहे, किसी ने आपको कैसे दिया, अब देखो मोनोटोन, मैंने कहा है एवरी सीक्वेंस हैज मोनोटोन सब सीक्वेंस, यानी कि मान लीजिए एवरी सीक्वेंस, अब आप सोचोगे सर कोई सी सीक्वेंस ले लो, चलो मैंने ये ले ली सीक्वेंस, तो ये क्या आ जाएगी 1 2 3 4 5 6 7। तो मुझे बताइए क्या इसके पास मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस मिलेंगी, हाँ या ना? बताइए क्या इसके पास मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस मिलेंगी, हाँ या ना? बताइए क्या इसके पास मोनोटोनिकली सब सीक्वेंस मिलेंगी? ऑफ कोर्स मिलेंगी, ठीक है। तो यानी कि कंडीशन ये है कि देखो रिजल्ट सिर्फ इतना कह रहा है, रिजल्ट कह रहा है एवरी सीक्वेंस हैज मोनोटोन सब सीक्वेंस, ऐसा कहीं नहीं लिखा है मोनोटोन पर्टिकुलर इंक्रीजिंग सीक्वेंस, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस, है ना। और ये एवरी सीक्वेंस का मतलब है इन जनरल सीक्वेंस कैसी भी हो सकती है, स्ट्रिक्ट इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्ट डिक्रीजिंग, ऑसिलेटिंग, है ना, या फिर क्या कहते हैं मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, कांस्टेंट, कैसी भी। अब जैसे कोई हमें ये कहे, जैसे -1 की होल पावर n है ना, कोई कहे सर जी काम करते हैं जरा ये बनाते हैं -1 1 -1 1 -1 1 -1, ठीक है। अब ये बना ली सीक्वेंस, अब इस सीक्वेंस के पास भी मोनोटोन सीक्वेंस है, कैसे पता मुझे? तो देखो सब सीक्वेंस ऑफ इवन टर्म्स बना लो, सब सीक्वेंस ऑफ इवन टर्म्स क्या आ जाएंगे 1 1 1 1, तो ऑफ कोर्स दिस इज मोनोटोन सीक्वेंस, ठीक है ना, ऑफ कोर्स दिस इज मोनोटोन सीक्वेंस। कोई बच्चा कहे कि सर मोनोटोन, ये तो मोनोटोन सीक्वेंस है,
तो ऑफकोर्स ये मोनोटोन सीक्वेंस है, तो मोनोटोन इंक्रीजिंग में भी आएगी, मोनोटोन डिक्रीजिंग में भी आएगी, तो ओवरऑल ये मोनोटोन सीक्वेंस है। ठीक है, फिर कोई कहे सर इसमें एक और सब सीक्वेंस बन रही है -1 -1 -1, अच्छी बात है। तो मैं कह रहा हूं कि हमारे पास अगर कोई भी सीक्वेंस an है ना, ये भी मोनोटोन है। देखो इनडायरेक्टली मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई भी एनी सीक्वेंस an है, देन हमारे पास कोई भी सीक्वेंस an है, देन इन दैट कंडीशन an हैज at least one monotone subsequence। बताइए कितने बच्चों को समझ में आया, बताइए बताइए कितने बच्चों को समझ में आया ये कि an कि एनी an, मान लो आपकी, देखो ये मेरा स्टाइल है इसे समझाना है, ठीक है ना, कि आपके पास कोई भी सब सीक्वेंस हुई है ना, कोई भी सब सीक्वेंस हुई, एनी सब सीक्वेंस, डजंट मैटर वो उसका बिहेवियर कैसा भी हो, उसके पास कम से कम एक मोनोटोन सब सीक्वेंस तो होगी ही होगी। बताइए, जरूरी नहीं है रजत, जरूरी नहीं है। चलिए मुझे बताइए, यहां तक क्लैरिटी है? अच्छा हाँ, मोनोटोन। अब देखो रजत, अगर मान लो आप कहो कि सर मैं तो स्ट्रिक्ट डिक्रीजिंग सीक्वेंस ले रहा हूँ, तो स्ट्रिक्ट डिक्रीजिंग सीक्वेंस में सबसे बड़ी वाली टर्म होती है, वो बन जाती है आपकी पीक। तो ये तो आपकी इंटेलिजेंस ही है ना, आप कैसे चीज़ों को पकड़ रहे हो। वेरी गुड विशाल। देखो विशाल ने क्या डाउट पूछा है कि सर ये मोनोटोन सीक्वेंस, आपको पता मोनोटोन का मतलब क्या था? अगर मैंने आपको लिखाया था मोनोटोन इंक्रीजिंग सीक्वेंस, तो इसका मतलब था इसके पास कांस्टेंट प्लस इंक्रीजिंग, इसके पास दोनों के दोनों बिहेवियर हैं, या तो कांस्टेंट या इंक्रीजिंग, या दोनों के दोनों एक ही सेम टाइम में। तो जो कांस्टेंट सीक्वेंस होती है ना, ये मोनोटोन इंक्रीजिंग में भी आती है, मोनोटोन डिक्रीजिंग में भी आती है। याद आया? इसका मतलब ये है कि पीछे का आपने ठीक से नहीं पढ़ा है। फिर बताओ कितने बच्चों को याद है, मोनोटोन इंक्रीजिंग हो चाहे मोनोटोन डिक्रीजिंग हो, यहां पे भी क्या था, कांस्टेंट प्लस डिक्रीजिंग सीक्वेंस। क्या था यहां पे, कांस्टेंट प्लस डिक्रीजिंग सीक्वेंस। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ 2 नोट लिखवाता हूँ अच्छे अच्छे आपको, वो इजी नोट्स हैं, आपको डायरेक्ट ही समझ में आ जाएंगे। पहला, कि एवरी subsequence of monotonically increasing sequence is monotonically increasing। सॉरी, इसका मतलब ये है, अगर पेरेंट सीक्वेंस कैसी है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है पेरेंट सीक्वेंस, तो इसकी कितनी भी सब सीक्वेंस होगी, जितनी भी सब सीक्वेंस होंगी, सारी की सारी कैसी होंगी, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। समझ रहे हो? सारी की सारी सब सीक्वेंस कैसी होंगी, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। और यही कहाँ, और यही सेम रूल फॉलो होता है
मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग में। कि आपकी पेरेंट सीक्वेंस अगर कैसी है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, तो आपकी उसकी कितनी भी सब सीक्वेंस बना लो, हर एक सब सीक्वेंस अपने आप में मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग का बिहेवियर लेके बैठी होगी। ठीक है, एवरी सब सीक्वेंस ऑफ monotonically decreasing is monotonically decreasing। बताइए, यहाँ तक चीज़ें क्लैरिटी है? मतलब यहाँ तक हर एक चीज़ में क्लैरिटी है? यहाँ तक हर एक चीज़ में क्लैरिटी है? बताइए, किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए, टाइम है अभी भी हमारे पास। अब एक क्वेश्चन करें। क्लैरिटी है ना? फुल क्लैरिटी? किसी बच्चे को दिक्कत परेशानी है ना तो बिल्कुल बता देना। डेली अभी 2 क्लास होती हैं, एक होती है 5 बजे से 6 बजे तक और एक होती है रात को 9 बजे से 10 बजे तक। तो आज रात वाली जो क्लास है वो लास्ट क्लास है, क्योंकि फिर उससे क्या अगला टॉपिक स्टार्ट होगा, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल। ठीक है, अच्छा मुझे बताइए, यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत परेशानी हो तो प्लीज़ बता सकता है मुझे, क्योंकि मैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ने जा रहा हूँ। ये आज के लिए इतना काफ़ी है, बताओ। एक एनबीएचएम का क्वेश्चन कराएं आपको आज, या कल के लिए छोड़ते हैं? थोड़ा सा कम कल के लिए छोड़ते हैं, क्योंकि कल में क्या है ना, कल मैं काफ़ी कुछ आपको करवाने वाला हूँ। कॉशी सीक्वेंस भी करवाऊँगा, फिर कल मैं आपको कुछ टेस्ट भी करवाऊँगा, लेबनीज टेस्ट, पी टेस्ट, ये कैसे उनको देखते हैं। ठीक है ना, फिर मैं सीक्वेंसेस के बिहेवियर के बारे में कल बात करेंगे। तो आज की क्लास थोड़ी छोटी रख देते हैं, लेकिन कल की क्लास थोड़ी सी बड़ी होगी। ठीक है, क्योंकि अभी मैं आपको करवाऊंगा यहाँ से आगे क्वेश्चंस एनबीएचएम के। एनबीएचएम क्वेश्चंस करने में इंटरेस्टेड हो ना आप लोग? सरप्राइज ये है आप लोगों के लिए, देखो आप लोगों के लिए तो नहीं हो पाएगा, आप लोगों के लिए तो, आप लोगों को तो फायदा नहीं मिल पाएगा उस चीज का, लेकिन आने वाले जो बैचेस हैं, जो भी सेकेंड ईयर में या फर्स्ट ईयर में जो बच्चे हैं, उनको उसका फायदा मिलेगा। सरप्राइज ये आप लोगों के लिए, गुड न्यूज़ ये है कि कोई है जो हमारी मदद करने के लिए आगे आए हैं। तो जैसे कि मैंने उन्हें बताया कि सर ऐसे ऐसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा चाहता हूँ कि बिना कि जिस बच्चे के पास फीस नहीं है वो भी पढ़ सके ईजिली, है ना। और जो ये कोचिंग के नाम पे जो ये लूट चल रही है, इस लूट को थोड़ा रोका जा सके। अब वो चाहे लूट बीएससी के ट्यूशन्स को लेके हो, या फिर वो लूट आईआईटी जैम और सीएसआईआर नेट की प्रिपरेशन को लेकर हो। तो उन्होंने मेरे आगे एक, ठीक है ना, तो उन्होंने मेरे आगे एक छोटा सा सजेशन दिया उन्होंने मुझे बताया कि एक काम कर सकते हैं कि आप घर बैठे, क्योंकि आप लोगों को, अच्छा मैं जो पढ़ाता हूँ आपको समझ में आता है ना, ठीक है ना, आप लोगों को जो भी पढ़ाता हूँ आप लोगों को सब समझ में आता है ना। तो मुझे उन्होंने यही बोला कि सर क्यों ना ऐसा हो कि आप अपनी जो बुक्स हैं, मतलब आप बेसिकली जो बुक है वो लिखना स्टार्ट करें, जैसे कि लीनियर अलजेब्रा हुआ, ग्रुप थ्योरी हुआ। और जिस तरीके से मैं पढ़ाता हूँ कि मैंने थ्योरी करवाई, फिर मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए, क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया, उसी चीज़ को मैं प्रॉपर्ली बुक्स के थ्रू आप लोगों तक पहुँचा सकूँ, ताकि वो बुक्स लाइफ टाइम आपके पास रहें। और जब आप लोग अच्छे से पढ़ लो तो आप उन्हीं बुक्स को अपने जूनियर्स को, या फिर कह सकते हो अपने छोटे भाई बहनों को, अपने सिबलिंग्स को ट्रांसफ़र कर दो। तो कुल मिला के ये है कि कभी भी आपको कोचिंग की ज़रूरत ना पड़े। मतलब देखो लेक्चर्स तो यूट्यूब पे हमेशा पड़े रहेंगे, हमेशा, है ना, तो वो तो कहीं जाने के हैं नहीं, लेकिन उसके अलावा जो बुक्स हैं कहीं ना कहीं उनका मतलब वो एक तरीके से आपके लिए प्लस पॉइंट हो सकें, जहाँ तक मतलब जिससे कि एग्ज़ाम में आप लोगों को फ़ायदा मिले और कोचिंग के नाम पे जो ये लूट चल रही है बच्चों के साथ उसको रोका जा सके। तो ये चीज़ है ना, तो ये चीज़
नेक्स्ट ईयर से, अभी देखो अभी तो ऑब्वियस ही बात है, एकदम से रातों रात में अलादीन का चिराग तो नहीं घिस सकता ना कि एकदम से मैं बुक रातों रात में पब्लिश कर दूं, तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये मैं कह सकता हूँ कि दिसंबर तक जो मेन मेन क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए जो मेन मेन कंसेप्ट हैं, या फिर जो होता है ना एकदम शॉर्ट ट्रिक्स जो होती हैं जो आपको याद रखने की ज़रूरत है, तो उससे रिलेटेड बुक हम एक पब्लिश कर सकते हैं, जिससे कि आपको कहीं ना कहीं लास्ट 2 मंथ में क्विक रिवीजन करने में आसानी हो। बाकी जो मेन जो सारी की सारी बुक्स होंगी उनके लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, और मैं कोशिश करूँगा कि वो जल्दी से जल्दी हमारा काम ख़त्म हो और कोचिंग के नाम पे चल रही लूट और धांधली को रोका जा सके। तो ये थी आप लोगों के लिए गुड न्यूज़। तो इसका फ़ायदा उन बच्चों को मिलेगा जो भी सेकेंड ईयर में या फर्स्ट ईयर में है, और जो अभी फाइनल ईयर में है। मैं पूरी मेरी उम्मीद रहे, मतलब कोशिश रहेगी कि आप सब लोग आईआईटी पहुंच जाओ, है ना। आप सब लोग आईआईटी पहुंच जाओ और फिर आप अपने अपने शहर में बताओ कि फ्री में भी आईआईटी मिल सकती है, फ्री एजुकेशन के थ्रू। और क्विक रिवीजन वाली जो बुकलेट है वो जल्दी ही आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है ना। और ऐसा भी नहीं है कि मतलब उससे किसी कोचिंग, मतलब कोचिंग के मॉडल्स बहुत महंगे आते हैं। हमारी कोशिश रहेगी उस बुक को कम से कम दाम पे बेचा जाए, ताकि, और उस वो भी कहाँ पे, एक अमेज़ोन नाम के प्लेटफॉर्म पे, ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले। आप लोगों की जेब से ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूँ आप लोग बहुत रईस और धन्ना सेठ घराने से नहीं हो, है ना। आप लोग मेरी तरह ही हो, एक हम सभी लोग एक कहीं ना कहीं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि हमारे पेरेंट्स ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा पिस रहे हैं इस गरीबी की वजह से। गरीबी की वजह से तो नहीं कहूँगा, स्ट्रगल है, महंगाई है, इन सब चीज़ों में जो हमारे पेरेंट्स ऑलरेडी पिस रहे हैं, उनको और ज़्यादा तकलीफ़ ना दे के आप सभी लोगों को, आपको अच्छे से अच्छा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जा सके। तो ये है, ठीक है ना। हाँ, मैंने बोला था आज 1.5 घंटे की क्लास होगी। तो अभी आप लोगों को देखो, ये लाइट नहीं आ रही है यहाँ पे, ये सब कुछ इन्वर्टर पे चल रहा है। अगर ये सब इन्वर्टर बैठ गया ना तो रात को 9 वाली क्लास कैंसिल करनी पड़ जाएगी। तो ये है दिक्कत, ये है परेशानी। सर कोई मानता नहीं है जल्दी, सब बोलते हैं कि वो भी यूट्यूब जो कमा रहे हैं, मतलब देखो लोगों का क्या कर सकते हैं। अब उन्हें ये नहीं पता है कि जब मिलियंस में व्यूज़ होते हैं ना, जब 10-10, 15-15 हज़ार बच्चे बिल्कुल लाइव क्लास में बैठे हों, तब होता है कि आपका रेवेन्यू जनरेट होता है यूट्यूब से। अदरवाइज ये जो है ना अच्छा चलो, आप लोग है ना अपने आगे, अगर कभी कोई पूछे ना आपसे कि सर फ्री में क्यों पढ़ा रहे हैं, तो चलो मैं आपको रीज़न भी बता देता हूँ। आपको याद है जब कोरोना आया था, तो कोरोना में ऐसा हुआ था कि लोग पढ़े लिखे नहीं थे। लोग क्या कर रहे थे, जो लोग थे वो फ्री में राशन बांट रहे थे। तो उस टाइम पे मैंने देखा कि सरकार भी फ्री में राशन बांट रही थी, लेकिन जो फ्री वाला राशन था वो कहाँ मिल रहा था, सरकारी दुकानों पर, जो कि सरकारी उचित मूल्य की दुकानें होती है ना, उन पे, जहाँ पे राशन बांटा जाता है राशन कार्ड को देखकर। तो मैं देख रहा हूँ कि जो गरीब लोग हैं उनको तो राशन नहीं मिल रहा है, लेकिन जो लोग अपने आप में सक्षम थे, जिनके पास पैसा अच्छा है ना, जो कि अपने आप में कहीं ना कहीं जो भूखे नहीं मर रहे हैं, उन लोगों ने उस राशन को लेना स्टार्ट कर दिया। राशन बहुत ब्लैक हुआ है, यकीन मानो। तो उस टाइम पे मुझे एक चीज़ समझ में आई कि फ्री एजुकेशन, मतलब कि कहीं ना कहीं फ्री के खाने की जगह अगर इन लोगों को सरकार ने कभी किसी ज़माने में फ्री एजुकेशन दी होती, तो आज जो धांधली हो रही है, मतलब उस वक्त जो धांधली हुई थी, जो फ्री में जो राशन बांटा जाना था उन लोगों को जिनको सच में उसकी ज़रूरत थी, उन लोगों का ना मिलके वो किनको मिला, जिनको उसकी ज़रूरत ही नहीं थी, जिनको लगा कि फ्री में मिल रहा है, हम लोग तो सक्षम है, चलो और लूट लेते हैं। तो उन लोगों ने बहुत लूटपाट करी है उस टाइम पे। मैं बिल्कुल खुलेआम बोलता हूँ इस बात को, ठीक है ना। मैं इस बात को बिल्कुल खुलेआम बोलता हूँ कि मतलब उन लोगों ने बहुत लूटपाट करी है। तो उसका रीज़न क्या था, उसका रीज़न ये था लोग पढ़े लिखे नहीं थे, लोगों को अपने अधिकारों के बारे में पता नहीं था। तो लोगों को शायद फ्री खाने से पहले अगर गवर्नमेंट ने फ्री एजुकेशन दी होती तो शायद दिक्कत इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो बस वही है, मैं चाहता हूँ कि हमारा इंडिया एजुकेटेड हो, है ना, ताकि चीज़ें और बेहतर हो सके। करप्शन को तभी रोका जा सकता लोग पढ़े लिखे होंगे, और लोग ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे, तब रोका जा सकता करप्शन को, और तभी देश का विकास हो सकता है। तो याद रखिए, ये जो भी एजुकेशन को बिजनेस बनाने की ताक में बैठे हुए हैं, ये चाहते ही नहीं है देश का विकास हो, लोग पढ़े लिखे, लोग जागरूक हों। ये चाहते हैं लोग हमेशा अशिक्षित, अनपढ़ रहें, ताकि उनको ईजिली अंगूठे के नीचे दबाया जा सके।
तो मैं नहीं चाहता हूँ आने वाली जनरेशन के साथ ऐसा हो। तो इसीलिए मेरी मुहिम है कि फ्री में पढ़ाना है। तो कभी भी किसी के दिमाग में डाउट हो तो बता देना उनको कि क्यों फ्री में पढ़ा रहे हैं सर। कि सर को लगता है कि फ्री खाने से ज़्यादा, फ्री के राशन से ज़्यादा फ्री एजुकेशन की ज़्यादा नीड है हमारे देश में, हमारे ये युवाओं को। तो ये है रीज़न फ्री में पढ़ाने का। ठीक है, चलिए। और रात को 9 बजे मिलते हैं, रात को 9 बजे वाली क्लास में मिलते हैं, रात को 9 बजे वाली क्लास में मिलते हैं, रात को 9 बजे वाली क्लास में मिलते हैं। ठीक है ना? ओके, बाय, सी यू, टेक केयर।